मैं मनु गोस्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया दीप प्रज्वलन करके और गीत प्रस्तुत करें। भारत माता की जय। जय। आप गीत प्रस्तुत करेंगी जी। जी। यह उथल पुथल उताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी। पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। यह उथल पुथल उताल लहर लहरों की गिनती क्या करना, कायर करते हैं करने दो। तूफानों से सहमे जो है पल पल मरते हैं मरने दो। चिर पावन नूतन बीज लिए मनु की नौका तर जाएगी। पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। अनगिनत संकट जो झेल बढ़ा वह यान हमारा अनुपम है। नायक पर है विश्वास अटल, दिल में बाहों में दमखम है। यह रैन अंधेरी बीतेगी, उषा जग मुकुट चढ़ाएगी। पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। इतिहास हमारा संबल है, विज्ञान हमारा है भुजबल। गत वैभव का आदर्श आज कर देगा भावी भी उज्जवल। नूतन निर्मित की तृप्ति अमर फिर गीत विधा के गाएगी। पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। इस धरती में शक हूण मिटे, गजनी गौरी अरु अबदाली। पश्चिम की लहरें लौट गई लेकर अपनी झोली खाली। पूंजी शाही बर्बरता सब ये धरती उधर समाएगी। पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी मंजिल आएगी आएगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहन मनु जी, आपने बहुत ही ओजस्वी गीत आपने प्रस्तुत किया। अब हम इस सभा का संचालन अनूप पांडे जी, जो हमारे गोरखपुर इकाई के संयोजक हैं, उनको देना चाहता हूं। कृपया अनूप जी संचालन अपने हाथ में लीजिए। अनूप जी, अपने आप को अनम्यूट करिए और संचालन लीजिए।
अनूप पांडे जी, आप हैं क्या? हाँ, अनूप पांडे जी हैं क्या हमारे बीच में? रवीन जी? अच्छा, मैं अब हमारे बीच में माननीय अशोक नारायण द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता आप हैं गोरखपुर जनपद न्यायालय में। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया आप विषय प्रवेश कराएं। सभी अभ्यागत अतिथिगण और भारतीय भाषा अभियान के जो पदाधिकारी गण हैं और इसके जो संयोजक गण हैं। हाँ भैया, जो अपना वो टच करेंगे ना, अपना टच करेंगे वो। आज सभी सम्मानित अतिथिगण, भारतीय भाषा अभियान से जुड़े सारे प्रतिभागीगण, आज जिस विषय पे हम लोग बातचीत के लिए एकत्र हुए हैं, वस्तुतः जो हमें सूचित किया गया कि ये हिंदी पखवाड़ा का आज समापन है और उस समापन के अवसर पे हम इस विषय पे बात करने के लिए एकत्र हुए हैं। नहीं, समापन हमारा जी कल रहेगा, समापन आज नहीं है, समापन कल है जी। मुझे ऐसा ही बताया गया कि आज जो है वो पखवाड़ा समाप्त हो रहा है। जी। जनता के भाषा में न्यायालय का कामकाज हो, उस पर हम लोग बातचीत के लिए एकत्र हुए। विशेष रूप से हमें इस बात पे विचार करना होगा कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमें इस बात पे चिंता करनी पड़ रही है कि जन भाषा में न्यायालयों का कामकाज कैसे हो। वस्तुतः किसी भी देश की अस्मिता और उसकी एकता और उसकी अखंडता का परिचायक होता है उस देश का राष्ट्रध्वज, वहाँ की राष्ट्रभाषा और वहाँ का राष्ट्र चिन्ह। आज़ादी के बाद से ही हिंदी भाषा को लेकर कहीं न कहीं लोगों की विचार सरणियों में तरह तरह के विचार उपजते थे और शायद लोगों के मन में ये भाव आता रहा कि इस पूरे देश को समेकित रूप से समग्रता में संभवतः ये भाषा न जोड़ पाए, इसलिए इसे तत्काल राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर राजभाषा के रूप में स्थापित किया गया। और ये विचार रखा गया कि इसका काफी समय बाद जब ये पाया जाएगा कि आज हिंदी भाषा में काम करने में कोई कठिनाई नहीं है, तब फिर इसे संसद द्वारा कानून बनाकर राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक हम उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सके। आज भी न्यायालयों में विशेष रूप से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है, जहाँ तक कामकाज की भाषा आज भी अंग्रेजी है और उसका केवल एकमात्र कारण है कि हम अपने संविधान में इस आशय संशोधन नहीं कर सके हैं कि वहाँ की भाषा भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित भाषा में कार्य संव्यवहार संपादित कर। अब हमें ये विचार करना होगा, जो विषय दिया गया कि जनता की भाषा, तो पहले तो हमको ये स्पष्ट करना होगा कि जनता की भाषा जैसा कोई शब्द हमें नहीं लेना। न्यायालयों में एक परिष्कृत, वहाँ की संस्कारित एक भाषा होती है, भले ही वो हिंदी हो और हिंदी के रूप में हो, तो जो सामान्य बोलचाल की भाषा है वो न्यायालय की भाषा नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए। हमें उस भाषा को एक सौष्ठव स्वरूप देके न्यायालयों में कामकाज के लिए उपयोग में लाना होगा। और हमें ये कहने में संकोच नहीं है कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सारे राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों में हिंदी में पूर्ण रूप से कामकाज हो रहा है। यद्यपि मनाही नहीं है, आप अंग्रेजी में कोई याचिका देंगे तो न्यायालय उसे मना नहीं करेगा, लेकिन प्रयास ये हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में हो और इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय भी प्रतिबद्ध है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी में काम हो, हिंदी में निर्णय आए, ताकि जिसके लिए ये कार्य हो रहा है वह समझे कि उसके लिए उसका अधिवक्ता क्या न्यायालय को बता रहा है और न्यायालय द्वारा उसकी बात को सुन के क्या निर्णय लिया गया। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में आज भी बृहत्तर कामकाज अंग्रेजी भाषा में हो रहा है और हिंदी भाषा में कुछ लोग अपनी याचिकाएं देते हैं, सुनवाइयां होती हैं, लेकिन जितनी प्रचुरता से, जितने सार्वजनीन स्वरूप में हिंदी का उपयोग और प्रसार होना चाहिए था, वो माननीय उच्च न्यायालय में नहीं हो पा रहा है। एक जो हमें दिक्कत समझ में आती है कि विधि कंपनी एवं कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो विधिक शब्दावली निरूपित की गई और जिसे ये कहा गया कि न्यायालयों में इस हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए, उसके नियामकों ने शायद ये नहीं सोचा कि जिन शब्दों के अर्थ उन्होंने दिए वो अति दुरूह और अति कठिन दिए। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगा
कि आज हर आम आदमी ये समझता है कि चल संपत्ति क्या है और अचल संपत्ति क्या है, लेकिन यदि आप विधिक शब्दावली को खोल के देखें तो आपको मिलेगा कि उसमें इसके लिए जंगम और अस्थावर शब्द का प्रयोग। इसी तरह से जो सामान्य बोलचाल में हम यूज करते हैं, जो बातें कहते हैं, जो कहते सुनते आते हैं, उसको अत्यंत कठिन भाषा में वहां प्रयोग करने के लिए सुझाव दिया गया, और जो शब्दावली निरूपित की गई है वो अत्यंत कठिन है, जिसके कारण हम उन शब्दावलियों का प्रयोग न्यायालय में सुचारू रूप से नहीं कर पाते। आज भी जो सामान्य भाषा है उसका प्रयोग न्यायालयों में, जो देवनागरी लिपि में याचिकाएं आती हैं या प्रत्यावेदन आते हैं या न्यायालय के समक्ष वाद पत्र आते हैं, प्रतिवाद पत्र आते हैं या जमानत प्रार्थना पत्र आते हैं, वो सामान्य बोलचाल की भाषा में ही लिखे जाते हैं और उनमें संप्रेषणीयता है, न्यायालय उसको समझती है और उसका निर्णय करती है। हमें इस बात पे आज विचार करना होगा कि ये चुनौतियां क्या हैं और क्यों इस बात पे हमको चिंता करनी पड़ रही है कि जनभाषा में हो। उसका कारण ये है कि जो वादकारी या पीड़ित पक्ष न्यायालय आता है, कभी कभी उसके मन में ये शंका होती है कि जो बात वो कह रहा है संभवतः उसकी बात उसके अधिवक्ता उस रूप में न्यायालय तक नहीं पहुंचा पा रहे। इसके लिए आवश्यक होता है कि उसकी जो भाषा वो समझ पा रहा है, उस भाषा में न्यायालय के बीच, अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी के बीच संवाद स्थापित और न्यायिक निर्णय। मैं ये तो नहीं कह सकता कि अब कोई कहे भोजपुरी हम बोल रहे हैं तो भोजपुरी में निर्णय आने लगे, ये संभव नहीं है। हमें देवनागरी लिपि में एक भाषा के रूप में, उस लिपि के रूप में जब हम उसको हिंदी भाषा को स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो मुझे समझ में ऐसा आता है कि जितने लोग हैं और भारत भूमि में पैदा हुए हैं, उनको हिंदी की, बेशक बहुत लोग हिंदी बहुत अच्छा ना बोल पाते हों, लेकिन हिंदी समझते हैं और ज्यादा लोग पढ़ भी लेते हैं। कहीं बहुत दिक्कतें हैं तो उसके लिए भी अनुवाद की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन अपनी अस्मिता से जोड़ के जब हम इस भाषा का संधान करेंगे और इसको उस रूप में निरूपित करेंगे, उस रूप में संप्रेषित करेंगे न्यायालयों के कामकाज में, तो ये अपनी एक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगी। इन चुनौतियों के साथ साथ हमें विचार इस बात पर भी करना है कि हमारा, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमारा किसी भाषा से कोई विरोध नहीं है। भाषा, देखिए, ज्ञान का विस्तार जितना भी हो वो अच्छा होता है कि हम उसे सुने, और उस ज्ञान के विस्तार में हम जितनी भी भाषाएं जानते हैं वो हमको ज्यादा जो है संपन्न बनाती हैं, हम भाषा के स्तर पर संपन्न होते हैं। इस तरीके से ये हम अगर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त करें तो उससे जो ज्ञान का स्रोत है वो बढ़ेगा। हम दूसरे देशों में जो न्यायिक निर्णय हो रहे हैं, न्यायिक कामकाज हो रहे हैं, दूसरे स्थानों पे हो रहे हैं, हम उनको भी सीखेंगे। हमारे संविधान में जो 15 भाषाएं हमारी स्वीकृत की गई हैं, यदि हम अपने हिंदी के साथ साथ उन भाषाओं का भी ज्ञान अर्जित करें तो उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को बनाए रखने के लिए यदि एक भाषा में पूरे देश में कामकाज हो तो उससे एक जो वातावरण सृजित होगा, निश्चित रूप से वो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को बिंबित करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए आशा करता हूं कि हमारे आगे आने वाले वक्ता इन चुनौतियों पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक बात आपको बताएं कि बहुत पहले सन 50 से 52 के बीच डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हिंदी में अपना तर्क रखा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह कहा कि हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन संविधायी मजबूरी है हमारी कि हम उसका संज्ञान नहीं ले सकते, न आपकी भाषा में उसको निरूपित करके निर्णय दे सकते। उन्होंने कहा, मैं इसलिए परेशान नहीं हूं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जब कभी इतिहास लिखा जाए तो यह बात सामने आवे कि भारत का एक नागरिक भारत की जनभाषा में अपनी बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा, लेकिन संविधायी मजबूरी के कारण माननीय न्यायालय उसका संज्ञान नहीं ले सकता। तो कभी न कभी ये बात उठेगी और इस पर विचार होगा और संविधान में तदनुरूप संशोधन करके हम पूरे देश की एक भाषा, एक अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह है और राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसके अनुरूप हम एक भाषा दे सकेंगे। शायद उनकी सोच ये थी और मुझे लगता है कि वह सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। हिंदी के उत्थान और विकास के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा को आत्मसात करने की आवश्यकता है और इस भाषा के साथ साथ हमें बताने की जरूरत है अपने उन मित्रों को जो किन्हीं कारणों से भाषा के आधार पर हिंदी का विरोध करते हैं, उनसे कहना है कि हम हिंदी के साथ साथ सभी भाषाओं के सीखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं, लेकिन उसके साथ हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र की एक भाषा हो जिसमें पूरे देश में कामकाज हो। मैं आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर विचार करने के लिए आप सबको एकत्र किया है। मेरा विश्वास है कि हमारे विचारों से, हम सबके विचारों से एक नया सवेरा आएगा
और हम कुछ नया करने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राघवेंद्र जी, मैं कुछ नेटवर्क की समस्या के कारण जुड़ नहीं पा रहा था। जी अनूप जी आ गए, अनूप जी आ गए हैं आप? जी 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 अनूप जी, अब आगे का संचालन आप लें। आप सबको प्रणाम। आपने देखा कि हमारे बड़े अनुभवी और हमारे विख्यात अधिवक्ता श्री अशोक नारायण धर दुबे जी ने अपने 35 वर्ष से अधिक के अनुभवों को हमसे साझा किया है और जमीनी स्तर पर उन्होंने हिंदी में और संस्कृत में और अंग्रेजी में विभिन्न कार्यक्रम करवाए और उनका ये अनुभव रहा है कि जो न्यायालय में जो शब्द हैं, जिस प्रकार से हम लोग व्यवहारिक रूप से नियमावली इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनमें जो जो दिक्कतें आई हैं उन्हें उन्होंने साझा किया है और भविष्य में किस तरह की बातों पर, किस तरह के बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होगा, इस पे भी उन्होंने प्रकाश डाला है। और ये कहना उचित होगा कि उनका अनुभव जो कि पत्रकारिता में भी रहा है, लेखन में भी रहा है, उनकी वाणी में झलका है, हमें दिखा है। अब आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में प्रोफेसर अजय शुक्ला जी हैं, जो अंग्रेजी विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। आप मूल रूप से तो अंग्रेजी के विद्वान हैं, लेकिन हिंदी में भी आपका अच्छा ज्ञान है और अच्छी पकड़ है आपकी। तो मैं आपको आप अगर हमारे बीच में हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप कृपया अपने व्याख्यान से हमें अनुग्रहित करें और एक निवेदन बड़ी विनम्रता के साथ करना होगा कि लगभग 10 से 12 मिनट का समय हमारे पास है ताकि हम आपकी बातों को आत्मसात कर सकें और सुन सकें। मैं आपका स्वागत करता हूं, आदरणीय श्री अजय शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को कम से कम शब्दों में रखूं और चूंकि मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूं और आज का जो टॉपिक है काफी मेरे लिए चैलेंजिंग भी है कि मैं उस पर अपनी बात को किस तरीके से रखूं। सबसे पहले भारतीय भाषा अभियान गोरक्षपान हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आज ये जो वेबिनार जनता को न्याय जनता की भाषा में आयोजित किया गया है, उसमें उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में माननीय शिव प्रताप शुक्ला जी, हमारे अध्यक्ष श्री अशोक नारायण धर दुबे जी, तो अध्यक्ष गोरखपुर है, डॉक्टर देवेश मिश्रा जी जो है संस्कृत विभाग उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है। आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत भी करता हूं। अम्बिकेश धर दुबे जी जो इस कार्य को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे संपर्क किया, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस बेहतर आयोजन के लिए। अभी कई चीजें विषय के बारे में दुबे जी ने बताई है और मैं सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे बताना चाहता हूँ कि जो आज का ये वेबिनार है, जैसा मेरे समझ में आ रहा है, वो किसी भाषा को बहुत उठाने या किसी भाषा को बहुत गिराने के लिए नहीं है। इसका केवल मुख्य उद्देश्य है कि जो न्यायालय की भाषा है और जो हमारे वादी होते हैं, जो हमारे पक्षकार होते हैं, उनको वो चीज बेहतर समझ में आए, इस तरीके का हम इस मंच के माध्यम से चीजें निकल कर जाए। ना तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा को ये कहने की कोशिश की जा रही कि खराब है, क्योंकि हम बहुभाषा या पॉलीलिंगुअल की हम बात करते हैं। इसके साथ ही साथ जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि शायद ज्वाइन करने के समय वो शेयर स्क्रीन का बटन दबा दें, जिसकी वजह से शायद स्क्रीन डिस्टर्ब हो जा रही, तो कृपया ज्वाइन का बटन दबाएं और शेयर स्क्रीन का बटन न दबाएं, अदरवाइज डिस्टर्ब होगा। मैं अभी कई लेक्चर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी दिया हूं, जिसके बारे में मैं इससे थोड़ा जोड़ करके जरूर बताऊंगा। लेकिन इस बात को लेकर के कि आज जो चाइना हो चाहे जापान हो, जितने विकसित देश हमारे इस तरीके से हैं, वो मातृभाषा का प्रयोग करके समृद्ध और खुशहाल है। और जब हमारी संस्कृति मातृभाषा में सन्निहित होती है, तब सुनवाई और अभिव्यक्ति दोनों मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में संभव है। और व्यवहारिक दृष्टि से देखें, जो मैं भी आगे बताऊं, तो मौलिकता मातृभाषा से ही आती है, क्योंकि उससे हमारी जो संवेदनाएं हैं वो सन्निहित होती हैं। जैसे वो पंक्ति जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक जगह लिखा था कि निज भाषा उन्नति है और सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। वो मुझे लगता है पंक्ति बहुत ही यहाँ पर सटीक बैठ रही है। मैं अभी इस चीज को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी जोड़ने की कोशिश करूंगा कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आई, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो एक खाका तैयार किया गया, वो बहुत ज्यादा लोगों से विचार विमर्श करके किया गया, जिसमें लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत और 6600 ब्लॉक और 650 जिलों से विचार आमंत्रित किए गए थे, चाहे शिक्षाविद हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो।
उसमें एक बात जो निकल करके आई थी वो ये था कि आप कक्षा 5 तक की पढ़ाई को मातृभाषा में कराएं जिसको कक्षा 8 तक ले जा सकें। उसके पीछे का यही एक उद्देश्य था कि हम उस भाषा में, जिस भाषा में पढ़ते हैं, उस भाषा को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। न्यायालय, अदालत, कचहरी या कोर्ट सामान्यतः उस स्थान को कहते हैं जहां पीड़ित न्याय प्राप्ति के लिए जाता है। यहाँ जो हमारा मुकदमा दायर करता है कोई, वो वकीलों के माध्यम से पक्ष विपक्ष में वाद विवाद करता है, उसके पश्चात माननीय न्यायाधीश उसमें फैसला सुनाते हैं, जो कि अक्सर अंग्रेजी भाषा में होता है। मेरे पास कई लोग आते हैं अपने जजमेंट लेकर के, और वो कहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज मेरे फेवर में है, ये चीज मेरे अगेंस्ट में है। इतना तक भी नहीं समझ में आता है। शायद हो सकता है कि वो अंग्रेजी की वजह से दिक्कत हो रही हो। जैसे लगभग 135 करोड़ की जो जनसंख्या वाला जो हमारा भारत है, वो विविधता युक्त और कई खांचों में बटा हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, यहाँ ये सर्वथा उपयुक्त है हमारे, अगर यहाँ की बात करें। जून 1946 में कुछ डेटा इकट्ठा कर रहा था इसी दौरान, तो मैंने देखा था कि जून 1946 में महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत के स्वतंत्र होने के 6 मास बाद संपूर्ण देश की भाषा हिंदी हो जाएगी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ सत्ताधारियों का विचार बदल गया और उनका मानना था कि अगर हम वैश्विक स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो हमको अंग्रेजी का वर्चस्व मेंटेन करना पड़ेगा। उसकी वजह से कुछ इस तरीके की चीजें आई। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, उसके अनुच्छेद 343 के पहले पैराग्राफ में आने वाले कि 15 वर्षों बाद हम इस चीज को परिवर्तित भी कर सकते हैं, लेकिन कई चीजें आई जहां पर वो चीज नहीं हो पाई। हम लोग एक टेक्स्ट पढ़ाते हैं अपने इंग्लिश के सिलेबस में जिसको कहते हैं हिंद स्वराज, जो महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ है। उसमें एक पंक्ति लिखी हुई थी कि उन्होंने, महात्मा गांधी ने उसमें कहा है कि भावी भारत में भाषा और शिक्षा के स्वरूप में गांधी जी ने लिखा है कि मुझे तो लगता है कि हमें अपनी सभी भाषाओं को चमकाना चाहिए। प्रत्येक पढ़े लिखे भारतीय को अपनी भाषा का, हिंदू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को फारसी का ज्ञान होना चाहिए, और हिंदी का ज्ञान तो सबको होना चाहिए। कुछ हिंदुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों और पारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिए। उत्तर और पश्चिम भारत के लोगों को तमिल सीखनी चाहिए। सारे भारत के लिए भाषा चाहिए, वो तो हिंदी ही होगी, उसे फारसी या देवनागरी लिपि में लिखने की छूट रहनी चाहिए। हिंदू और मुसलमानों में सद्भाव है, इसलिए बहुत से भारतीयों को ये दोनों लिपियां जान लेनी चाहिए, और हमको अपने व्यवहार से अंग्रेजी को बाहर करना पड़ेगा। ये हिंद स्वराज में लिखा है, हम लोग इसको पढ़ाते हैं। जैसे कई चीजें लोग इस तरीके से कहते हैं कि न्यायालय की भाषा में अगर हिंदी का हम प्रयोग करने लगेंगे तो शायद वो बहुत क्लिष्ट हो जाएगा, लोगों की समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अंग्रेजी की है, उसने कई ऐसे शब्दों को लिया है जो हिंदी के हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश की लेंगे तो उसमें हिंदी का शब्द अवतार हो, या बंगला हो, या घिराव हो, या चमचा हो, या चारपाई हो, या चिट हो, ऐसे बहुत शब्द हैं जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने लिए हैं। तो अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इस तरीके की चीज को कर सकती है, तो क्या हम लोग इस बात को लेकर के अगर हिंदी में जजमेंट, हिंदी में चीजों को करें, क्या हम ये चीज नहीं कर सकते? कुछ अंग्रेजी के प्रचलन को लेकर के इसमें जोड़ें और उस चीज को हिंदी के माध्यम से करें। हम बड़े उदार मन से कुछ शब्दों को अपनी भाषा में शामिल तो कर सकते हैं। एटलीस्ट ये कदम हमारी तरफ से हो सकता है। न्यायालयों में भी क्षेत्रीय भाषाओं के कठिन शब्दों को हम आसान शब्दों में परिवर्तित भी कर सकते हैं, इसमें कानूनी अड़चन भी कुछ नहीं है। परंतु मुझे लगता है षड्यंत्र के अंतर्गत सभी इसे उलझाने की कोशिश करते हैं। आज की आवश्यकता यह है कि सबको मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि सामान्य शब्दों को का भी न्यायिक प्रक्रिया में प्रयोग बढ़े। कठिन शब्दों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे जो पक्षकार है और जिस किसी का केस है वो अपने न्याय को बेहतर तरीके से समझ सकता है। ये आज जो हमारा वेबिनार है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जब न्यायालय में हमारी उस भाषा का प्रयोग होगा जिस भाषा को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो हमारे लिए जो निर्णय दिया गया है उसको भी हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मुझे लगता है क्योंकि संचालक महोदय की हल्की फुल्की मुस्कुराहट से ये पता भी चलता है कि आप अपनी चीज को ज्यादा खींचिएगा नहीं। हम लोग चूंकि बहुत ज्यादा बोलने वाले रहते हैं, लेकिन आपने चूंकि समय की बाध्यता पहले ही कर दी थी, इसलिए हम बहुत ज्यादा आगे इस चीज को नहीं ले जाएंगे।
इस वेबिनार के द्वारा जो रिजल्ट आए, मैं चाहता हूं जितने भी आयोजक मंडल के लोग हैं इसको सही जगह पर पहुंचाएं। और मुझे लगता है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा की बात की गई है, बहुलता की बात की गई है, तो निश्चित तौर पर ये अपना एक रंग दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में हम गौरवान्वित हैं और हमें लाभ मिला कि आपने अपना जो अनुभव है, जो जमीनी स्तर पर आप बच्चों के साथ जो आपने जो अनुभव किया उसे आपने साझा किया, और साथ ही समाज में रह के आपने किस प्रकार से न्यायिक प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाले भाषा के विषय में अपना जो चिंतन है उसे भी हमने हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी बातों के क्रम में मैं अभी सोच रहा था, जैसे आपने मातृभाषा में कार्य करने की बात के बारे में अभी एक उद्धरण किया, उस विषय में कहीं मैंने पढ़ा था कि इजराइल की जो भाषा हिब्रू है उसमें उसका प्रयोग करते हुए 16 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस दुनिया में अपने आप में एक बड़ा प्रबल उदाहरण है कि हम किस प्रकार से अन्य भाषाओं का सम्मान करते हुए अपनी मातृभाषा में अपने आप को विकसित कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र जी हैं, जो मूल रूप से संस्कृत के विद्वान हैं, और आज हम उनके उद्बोधन से यहाँ पर लाभान्वित होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो व्यवहारिक पहलू है, जो समस्याएं आपने भी जमीन पर महसूस की हैं, किस प्रकार से संस्कृत को और हिंदी को कहीं न कहीं किसी एक बिंदु पर साथ लेके चला जाए, और कैसे हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए इसके लिए एक समाधान दे सकते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र जी। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भाई साहब। हमारी आवाज आ रही होगी? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनका नाम लेने में संकोच का अनुभव हो रहा है, हमारे अत्यंत आदरणीय पूर्व मंत्री एवं वर्तमान सांसद आदरणीय शुक्ल जी, और शुक्लद्वय में एक शेष रह गए हमारे बड़े भाई प्रोफेसर अजय शुक्ल जी, जो अभी अभी अपने बहुत ही संक्षिप्त किंतु विस्तृत उद्बोधन से आप्लावित करा रहे थे, तथा इस भारतीय भाषा अभियान के समस्त आयोजक मंडल में ज्येष्ठ, वरिष्ठ और कनिष्ठ को यथोचित प्रणाम आशीष के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ। सुविशालम निजम देशम, विशालाम निज संस्कृतिम, विशालम निज साहित्यम, भूयो भूयो नमाम्यहम्। भारतीय भाषा अभियान और भाषा, ये जो हम लोग आज एकत्रित होकर के जिस बिंदु पर बातचीत कर रहे हैं, मैंने इस पर जब चिंतन करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले मैं आयोजक मंडल को ये बताना चाहता हूं कि कोई भी वक्ता इस समस्या पर पुस्तक पढ़ करके वक्तव्य नहीं दे सकता। इस समस्या पर और इस बिंदु पर वक्तव्य देने के लिए स्वतंत्र चिंतन और वैचारिकी की आवश्यकता है। ये हिंदी और संस्कृत की बात जो हमारे उद्घोषक महोदय ने कही, अभी अंग्रेजी की भी बात हो रही थी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाषणात् भाषा, भाषा भाषण ही है, दूसरा कुछ नहीं है। क्या भाषण है? उसके लिए भावों का एक दूसरे के बीच आदान प्रदान हो जाना ही भाषा है। ऐसी भाषा उपयोगी नहीं हो सकती जिससे भावों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ न किया जा सके। ठीक हो गया। अब जब हम इस सूत्र को ग्रहण करते हैं कि भावों का आदान प्रदान, तो मूल रूप से जो जनता को जनता की भाषा में न्याय अथवा पक्षकारों की जो भाषा है, यह जो हमारे आयोजक मंडल ने विषय सोचा, इसमें भाव के अतिरिक्त कुछ नहीं, क्योंकि बात कहने के लिए भाव और बात सुनने के लिए भाव,
दिए गए निर्णय को सुनकर अवगत होने के लिए भाव, क्योंकि 26 अप्रैल 2018 को पूज्य सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने यह बात कही थी कि जनता को जनता की भाषा में न्याय, जनता को जनता की भाषा में न्याय तो उन्होंने कही, बहुत अच्छी बात है, किंतु हमें यह सोचना होगा कि हमारा एक ऐसा वर्ग जो समाज का विभिन्न पक्षों में पढ़ा लिखा है, किसी ने चिकित्सा पढ़ी, किसी ने विज्ञान पढ़ा, किसी ने अंग्रेजी पढ़ी, किसी प्रारंभिक रूप में बहुत सारे विषय एक साथ पढ़े, हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि हमने जो पढ़ा वह पुस्तक भाषा में नहीं लिखी थी। भाषा में ही लिखी हुई पुस्तक पढ़कर हम अपनी बात को आज यहां कहने लायक हुए और हम इस स्तर पर समझने लायक हुए। जनता किसे कहते हैं पहले यह जान लेंगे हम, तब बात आएगी कि उसकी भाषा क्या होगी। जनता सबसे पहले हमारे यहाँ शास्त्र में कही गई है ग्राम जन बंधुभ्य, ग्राम जन बंधु को जनता कहते हैं। नागर व्यक्ति जब सुशिक्षित होकर के अपनी वैचारिकी को बिल्कुल ही ऊपर कर लेता है तो वह ग्राम जन बंधु से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। मेरा समय अधिक हो सकता है 1-2 मिनट, किंतु बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूं जी सर। अब जब पक्षकार की बात आती है और वादकारी और प्रतिवादी की बात आती है, तो और तीसरी बात यह आती है कि क्या उसके किए गए वाद में जो बहस हो रही है, जो तर्क वितर्क हो रहे हैं, जो साक्ष्य दिए जा रहे हैं, जो वैचारिकी चल रही है न्यायालय में, क्या वह सुन करके समझने योग्य अपने को समझता है? नहीं। कैसे समझेगा? देखिए, भाषा कभी बाधक नहीं थी। मैं आपको उदाहरण दूं, 12वीं शताब्दी में मालाबार की साम्राज्ञी थी, वो बहुत यशस्वी महिला थी, उनका नाम विस्मरण हो रहा है। आदरणीय रामलीला शर्मा जी ने इस बात को लिखा है प्रामाणिक रूप में कि उनके यहाँ पूर्वांचल के मालाबार में मलयाली में रसोईया जाते थे भोजन बनाने और ब्राह्मण जाते थे। अब पूर्वांचल का भोजपुरी भाषी मलयाली में रसोईया के रूप में 12वीं शताब्दी में जाता था। यदि ऐसी बात रही होती, भाषा बाधक होती, तो वह वहां जाकर के रसोईया के रूप में कार्य नहीं करता। दूसरी बात यह है कि धाराधीश भोज का जो कार्यकाल 1010 से 1055 ईस्वी के आसपास है, जिसमें लकड़हारा अपने राजा की भाषा में करेक्शन कराने की क्षमता रखता है, यह बात जिसको कहानी के रूप में समाज जानता है कि लकड़हारा गठरी लेकर के लकड़ी का आ रहा है और राजा बोल रहे हैं कि यह लकड़ी के गट्ठर से दबा हुआ तुम्हारा कंधा क्या वो पीड़ा महसूस नहीं कर रहा है? तो लकड़हारा पलट के उत्तर देता है कि न तथा बाधते राजन यथा बाधति बाधते। ये जो बाध धातु का आपने बाधति रूप प्रयोग किया, इससे अधिक कष्ट हो रहा है, लकड़ी के बोझ से कष्ट कम हो रहा है। तो देखिए, आपने जो भाषा का प्रयोग किया राजा साहब, यह पीड़ा पहुंचा रही है। क्योंकि अब हम ये नहीं कहते कि भोजपुरी और कुमाऊनी, गढ़वाली, असमिया, मैथिली में भी उधर 4 हो गई, बजिका हो गई, ये हो गई, और अब तो लोग कह रहे हैं कि अवधि को भी अलग करो, ब्रज को अलग करो, इसको अलग करो। ये सब न्याय का विषय नहीं हो सकता। न्याय की जो टर्मिनोलॉजी है, जो न्याय की जो शब्दावली है, उस शब्दावली को हमारा न्याय समझाने के लिए वकील और अंग्रेजी भाषा पर हमें निर्भर कर देता है। वकील साहब हमें बताएंगे और वकील साहब भी अंग्रेजी समझेंगे। हमारे घर का एक केस था जिसमें थाने का नाम गलत टाइप हो गया या कुछ गलत लिखा हुआ था उसमें, जिसको जज साहब ने देख के समझ लिया, पकड़ लिया। हम नहीं जान पा रहे थे इसलिए कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। ठीक हो गया, हमें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन जो हमारा प्रतिनिधि है, जो हमारे वाद को वहां देख रहा है, जो हमारे लिए वहां हमारी सहमति के अनुसार जो हमारा हितैषी बन के खड़ा है, वह तो हमारी गांव की उस बोली को भी जानता होगा और जानना चाहिए। उसे दिए गए निर्णय को पहले समझाना चाहिए। दूसरा कि अत्यंत सरल भाषा में यदि न्याय की शब्दावली का प्रयोग कर दिया जाए, और क्योंकि स्टीफेंस के द्वारा बनाई गई वो आईपीसी, सीआरपीसी और इत्यादि की पर और मैं नहीं जाता, न्याय की जो कठिनतर शब्दावली है और कठिनतम भी है, उर्दू फारसी से लगायत शब्द आयातित हुए हैं,
अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्द ऐसे कठिन शब्द हैं, दूसरा हिंदी में भी जैसे उत्कीर्णन, प्रकीर्णन, तरित, उतरित, और ये सब जो बहुत कठिन शब्द हैं, इनको सरलीकृत करके आम तरीके से जब प्रयुक्त किया जाएगा तो भारत के सभी राज्यों में चौतरफा यह समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी और लोगों को समझ में आने लगेगा। और यही बात है कि 1828 के बाद ये अंग्रेजों ने ये विवाद गढ़ा, भाषा का विवाद कहीं था वहां नहीं, अंग्रेजों ने गढ़ा। यही कारण था कि 1956 के आसपास बाबा साहब ने नेहरू जी के द्वारा जो राज्य पुनर्गठन आयोग भाषा के आधार पर खड़ा किया गया, इसका वो विरोध किए और कहे कि नहीं, भाषा का सरलीकृत रूप होना चाहिए, भाषा का मानक भी होना चाहिए, और हमारी जो हिंदी भाषा है यदि इसका हमारे विचार से उपयोग सरल भाषा में करके और मानकीकृत भाषा का उपयोग करके न्यायालयों में प्रयोग किया जाए तो समाज में यह धीरे धीरे समस्या समाप्त तो नहीं होगी, कम होती जाएगी और कुछ वर्षों में बिल्कुल ही इसका प्रसन्नतापूर्ण वातावरण बन जाएगा। आप लोगों ने हमें बुलाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको, किंतु हम एक निवेदन आपसे जरूर करते हैं कि आपको यह जानना चाहिए कि किसी के भी व्यक्ति के आचार से उसके कुल का ज्ञान होता है, और जब वह भाषा का प्रयोग करता है तो उसके देश का ज्ञान होता है, और जब वह आदर सत्कार करता है तो उसके प्रेम का ज्ञान होता है, और उसको देख करके उसके खान पान का ज्ञान होता है। इसलिए हमें अपनी भाषा पर जरूर निर्भर होना पड़ेगा और हमें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आयोजक मंडल को बधाई देते हैं और आगे निवेदन करते हैं कि कभी अधिक समय देंगे तो हम कुछ कह सकेंगे आपसे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र जी। हम भी इस बात के लिए लालायित रहेंगे कि आपको हम अधिक समय के लिए सुन सके, और आपने वास्तव में अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया है और आपके संस्कृत का ज्ञान भी उसमें दिख रहा था। निश्चित रूप से हम भविष्य में आपको और सुनने के लिए लालायित रहेंगे। अब हम उस क्षण के लिए, जिस क्षण के लिए हम इंतजार कर रहे थे, हम प्रतीक्षारत थे, हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय जिनका उद्बोधन हमें सुनना है, हमारे बीच में उपलब्ध हैं, मौजूद हैं माननीय आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी, राज्यसभा सांसद महोदय, मुख्य सचेतक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। साथ साथ ये भी हम लोग इस बात को आज हमें कहीं ना कहीं ये बात याद आ रही है कि आपके कार्यकाल में ही ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी निर्णय लिए गए जिनमें आपका योगदान रहा है। कहने का तात्पर्य है कि देश के लिए आप लगातार विगत कई वर्षों से अपनी सेवा प्रदान करते रहे हैं और हिंदी में आपका एक विशेष रुचि भी है, आप मूल रूप से अधिवक्ता भी हैं। तो हम आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी को आमंत्रित करते हैं ताकि हम उनकी बातों को सुन सकें और लाभान्वित हो सकें। नमस्कार, आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं अध्यक्षता कर रहे कामेश्वर नाथ मिश्र जी को संबोधित करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और हम लोग आपस में मिल भी चुके हैं। विषय का प्रवर्तन करते हुए अशोक जी ने भी अपनी बात को काफी अच्छी तरह से रखा था और अंग्रेजी के प्राध्यापक होने के बावजूद अजय जी ने कहा था कि मेरे लिए थोड़ा संकट सा आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे अपने वक्तव्य को उन्होंने रखा, उदाहरण देकर के रखा था। अभी ये विषय जब आया सामान्य, मतलब सामान्य जन की भाषा में सामान्य न्याय कहिए या जन की भाषा में जन न्याय कहिए, मैं महसूस करता हूं कि अब इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है। दिल्ली में भी कई वेबिनार इस प्रकार के हुए और विशेष करके कामेश्वर जी हैं, इनके साथ एक बार हम लोगों का कार्यक्रम हुआ था। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। गलतियां शुरू में जो भी हुई हो वह एक अलग का विषय है, लेकिन गलती एक ही हुई जिसने हमको इतना पीछे किया, वह यह कि राज्यों का जो बंटवारा हुआ वही भाषाई आधार पर हो गया।
अगर राज्यों का बंटवारा भाषाई आधार पर नहीं हुआ होता तो आज हिंदी का विरोध करने के लिए तमिल का व्यक्ति आगे नहीं आता। दक्षिण में सर्वाधिक अगर देखें तो तमिलनाडु ऐसा है जिसको राजधानी आज चेन्नई है। वह केवल राजनीतिक दृष्टि से अपने को पुष्ट करने के लिए हिंदी का विरोध करता है। तो सही बात। और यहां भी अनेक ऐसे लोग हैं कि हम हिंदी की बात कर रहे हैं लेकिन 8वीं अनुसूची में किसको सम्मिलित किया जाए, किसको हटाया जाए, जब सदन में इसकी बहस होती है तो ये लगता है कि हम अपने किस प्रकार से राजनीतिक ताश के पत्ते को खेल रहे हैं। मैथिली आज हो गई है तो इतनी बड़ी बोली बोलने वाले भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में क्यों न लाया जाए, इस पर चर्चा होती है। कोंकणी को क्यों न लाया जाए, इसकी चर्चा होती है। अन्य प्रदेशों के कई ऐसे लोग, सिर्फ हमारे प्रदेश के लोग जान सके कि हमने इस विषय को रखा है, चर्चा हो सके, इस आधार पर सदन में विषय को उठाते हैं। और अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हिंदी को कमजोर करने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि जब पूज्य महात्मा गांधी जी ने अपनी बात कही थी कि 6 महीने में हिंदी इस देश की भाषा हो जाएगी, तो मुझे शायद लगा कि 6 महीने में, इस नाते उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की ये जान रहे थे कि कब कैसे कैसे बदल सकते हैं। नहीं तो आज इजराइल की बात आई है, हिब्रू में नोबेल की भी बात आई है। जिस दिन से इजराइल का गठन हुआ उसी दिन से इजराइल के लोगों ने ये कहा आज से हमारी भाषा हिब्रू रहेगी। उस दिन से, प्रथम दिन से उन्होंने ये कहा कि आज से हमारी भाषा हिब्रू रहेगी। हमारे देश के भी माननीय प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं वहां के प्रधानमंत्री के साथ, तो वहां का प्रधानमंत्री समुद्र का पानी लेकर करके नमकीन पानी को तुरंत जो है केमिकल से जो है मीठा पानी बना देता है, कहता लीजिए पीजिए, हम अपने यहाँ के पानी नहीं पिएंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि कितना विकास उन्होंने किया, यह दृढ़ प्रतिज्ञता दिखा कर करके कि हमारी भाषा हिब्रू रहेगी। हम जब यहाँ चलेंगे तो हमारे साथ जाति तो रहता ही है। अब तो हम टिकट भी जाति को देख करके देते हैं कि कितना दे दे तो हम सत्ता में आ जाएंगे। भाषा की तो बात ही है। अभी मैं इसके लिए शुभकामना देना चाहूंगा कि राज्यसभा के सभापति हैं श्री वेंकैया नायडू जी, जिन्होंने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि भाई आप अपनी भाषा में बोलिए। अपनी भाषा में नहीं अनुवाद हो पाएगा तो हम प्रयत्न करेंगे कि उसको मिल जाए, लेकिन अपनी भाषा में बोलिए। और आपको बताऊं कि अनेक लोगों ने अपनी भाषा में वहां बोलना शुरू कर दिया, जिस भाषा जो 8वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन उसका अनुवाद भी संसद में नहीं हो सकता है। लेकिन उस प्रोत्साहन का परिणाम था कि अपनी भाषा में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ये सही है कि हर भाषा में न्याय नहीं आ सकता है, दिया नहीं जा सकता है। लेकिन अशोक जी जब इस विषय को कह रहे तो बहुत स्पष्ट कह रहे थे, सही भी है कि हर के उसमें नहीं आ सकता है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री अगर जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की पैरवी कर सकता है और विदेश मंत्री के रूप में प्रथम बार जाकर के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में संभाषण दे सकते हैं, जिसकी चर्चा होती है,
उसका विरोध तब कहीं नहीं होता है, क्योंकि तब ये बात आती है कि यह भारत की अस्मिता का सवाल है, भारत बोल रहा है। तो अगर सभी राजनीतिक व्यक्तित्व इस बात को तय कर लें कि नहीं, भारत बोल रहा है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि भाषा की समस्या अपने आप हल हो सकती है। अभी नहीं हो रही है, अभी तो हम वोट के आधार पर ही सब कुछ हल करना चाहते हैं। तो अगर राजनीतिक स्थिति की आज पहली बार आप लोगों ने देखा होगा कि कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में संबोधित किया और उन्होंने ये कहा कि 135 करोड़ आबादी वाला देश कब तक प्रतीक्षा करता रहेगा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में आए। उन्होंने कहा कि अब भी वो समय नहीं रह गया है कि आप लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा। आपकी महत्ता क्या है? बड़े स्पष्ट शब्दों में और बड़े सरल शब्दों में उन्होंने कहा कि पूरा विश्व जब कोविड से परेशान है, आप अपनी भूमिका बता सकेंगे? आप तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, आप अपनी भूमिका बता सकेंगे कि आपने क्या किया है? शायद उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को भी सोचने को बाध्य होना पड़ा होगा कि कोई व्यक्ति आकर के हमारे ही बीच में इस तरह से ललकार रहा है। हमें अपने अंदर से वह जज्बा पैदा करना पड़ेगा, उस बात को पैदा करना पड़ेगा। और ये सही है कि ये बात पहले आ गई होती, न भी हुआ होता तो भी अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने भी इस पर ध्यान दिया होता, क्योंकि उनको भी पूरी तौर पर अंग्रेजी में बहस करने के आदी है। एक दिन हमारी एक कमेटी है, उस कमेटी में हमने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी बुलवाया था, दिल्ली हाई कोर्ट के लोगों को भी बुलाया था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है उनको भी बुलाया था, वो भी आए थे और बहुत साफ शब्दों में इस पर बात हुई थी। और हम लोगों ने ये कहा था कि आखिरकार इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है। स्वीकार किया उन लोगों ने कि हाँ नहीं होती है, लेकिन यह कि अब धीरे धीरे ही हो जाएगी, कुछ बातें होगी। लेकिन इसी बीच सारे जजेज वो करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जज तो इसमें था कि जिसने अपने फैसले को हिंदी में लिखा। यह सुप्रीम कोर्ट में दृष्टांत हो चुका है, यह नहीं है कि नहीं हुआ है। उन्होंने अपने फैसले को हिंदी में दिया, मान्यता उसकी हो चाहे ना हो, संवैधानिक बाध्यता के वह वाहक नहीं बने, बल्कि अपनी भाषा के आधार पर उन्होंने इस फैसले को दिया। चल चुका है। जन भाषा होनी चाहिए, अन्यथा जो निर्णय होता है उस निर्णय को लेकर के जब बादकारी वहां पहुंचता है और वो देता है, जब उसकी कॉपी की जाती है, वो मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट से होते हुए चला आ रहा हो, हाई कोर्ट में तो खैर वो उसका अंग्रेजी में हो ही गया, बाद में चल करके फिर हुआ। लेकिन उसके समझ में क्या आता है? उसके समझ में एक बात आती है कि हमने अपने वकील को फीस दिया और हमारे वकील ने कोर्ट ने क्या फैसला दिया वह उसको पढ़ करके बताया। जब वो बताया तो वह अंग्रेजी में नहीं बताता है, बल्कि वह हिंदी में बताने का प्रयत्न करता है। या तो दक्षिण का कोई अधिवक्ता रहता है तो वह अपनी भाषा में बताने का प्रयत्न करता है, अंग्रेजी में नहीं। फिर अंग्रेजी का मतलब क्या रह गया? जब न्याय की भाषा को पूरी तौर पर जन सामान्य की भाषा में अगर न किया जाए तो मैं समझता हूं कि इस पर
फैसला हो जाएगा जरूर, निर्णय हो जाएगा जरूर, लेकिन उसके समझ में नहीं आएगा जिसने आज भी, हमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हम सर्वोच्च न्यायालय की बात तो कर देते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच पाते हैं? पूर्वांचल का कौन सा ऐसा व्यक्ति है, 2, 4, 6, 8, 10 छोड़ दीजिए, जो सर्वोच्च न्यायालय में अपने वाद को ला करके दाखिल कर पाएगा? जिस न्यायालय की एक अधिवक्ता की फीस ही 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए होगी, तो 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए में अपनी पूरी जिंदगी को बसर करने वाला व्यक्ति वह किस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि और कह सकेगा कि मुझे न्याय चाहिए? कौन सा उच्चतम न्यायालय उसके लिए है, जिसकी पूरे जीवन की परिवार की वो जो 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए हो रहा है, वह एक केस के लिए 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए केवल फीस के लिए कहां से ला करके दे पाएगा? यहां तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती, और अगर कुछ हो भी गया तो वही समझ ही नहीं पाएगा कि मेरे फैसले में क्या हुआ। इस तरह से मैं इस बात को मान करके चलता हूं कि जो आज आप लोगों ने विषय रखा, प्रवर्तक भी अच्छा लाया, और इसको बढ़ाना चाहिए, आगे भी बढ़ाना चाहिए। कई बार इस दिल्ली में भी इस प्रकार के कार्यक्रम हुए, मैं वेबिनार में रहा, हमको कामेश्वर जी और लोग जो है अक्सर करके इस पर समय देते हैं। मैं प्रयत्न करता हूं कि उससे ये करूं, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है कि शुरू में ये लगा कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो पाएगी, लेकिन अब तो ये देखने से लग रहा है कि नहीं, बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ना खूब अच्छी तरह से शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे हम उनके अभिभावक होने के बाद हम उनसे पीछे हैं, वो हमसे एक कदम नहीं कई कदम आगे हैं, और वो कई कदम आगे बढ़ करके शिक्षा को ले रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। हम जरूर इस पर बहस करते हैं कि अरे फीस भी दे रहे हैं और ऑनलाइन कैसे होगा, क्या पढ़ाई होगी, लेकिन अब ये चल रहा है। तो ये जो शुरुआत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही हो जाएगा, लेकिन अगर एक पत्थर को रस्सी घिस करके उसमें तार बना सकती है और ये बता सकती है कि नहीं मैं इधर से गई हूं, तो आपका यह परिश्रम भी निश्चित रूप से एक दिन इसको सामान्य भाषा में, लोगों की भाषा में ये न्याय यह आने के लिए मजबूर हो जाएगा। बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि है क्या कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, एक बार तबीयत से पत्थर उछालेंगे तो मतलब रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, तो इसको करने की जरूरत है, यही बंद होने की जरूरत नहीं है। हिंदी के सप्ताह में, पखवाड़े में करने की जरूरत नहीं है, जब भी हो निश्चित रूप से चोट करने की जरूरत है, चोट करने की जरूरत है। आप देखिए ना, हथौड़े से चोट करने वाला पत्थर को तोड़ता है, लेकिन धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे उसे चोट करके और सोने के कितने अच्छे गहने को बना देता है, जो लोग धारण करते हैं। मुझे लगता है कि आपका जो चोट होगा, यही फल लाने के लिए लोगों को जो आप प्रेरणा देंगे, उससे प्रेरित होंगे और प्रेरित होकर के करेंगे। अब मैं सच बता रहा हूं आपसे कि चर्चाएं सुप्रीम कोर्ट तक ही चल चुकी है। दिन दूर नहीं है कि हम लोग इसको प्राप्त कर लेंगे। देखिए भाई, एक बात मैं कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान को बनाने के लिए, सारे हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए किसी प्रदेश से 370 खत्म कर करके उसको एकजुट किया जा सकता है, तो इसको क्यों नहीं किया जा सकता है भाई?
35 से खत्म कर करके विरोध 10 दिन का होता है, होगा। अनेक बार समस्याओं को लेकर के लोग विरोध करते हैं, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे समझ आती है तो ठीक हो जाता है। आज भी कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित किसान आंदोलन चल रहा है। मैं जानता हूं कि देश का 85% किसान, थोड़ा सा हटा हूं, क्षमा करिएगा, 85% किसान इस बिल से लाभान्वित हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा है, और मैं समझता हूं कि अन्य आंदोलनों की तरफ से यह भी ठीक होगा, ये भी लोगों को समझ में आ जाएगा। 85% अगर लाभान्वित होते हैं तो ये मैं कह सकता हूं कि बड़े स्वार्थ को पाने के लिए छोटे स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है। तो हम लोग ये भी कर रहे हैं, एक बार झेल रहे हैं। हो सकता है कहीं न कहीं आपका यह निर्णय केवल संवाद यह बहुत बड़ा हल निकालने को तैयार हो जाए, और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी इसमें। जिस प्रकार से बात चल रही है, बात लोगों में चर्चा, उसमें मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी। लेकिन वही भले ही खुट करने की आवश्यकता है, लेकिन उस खुट से ही प्रहार जरूर करने की आवश्यकता है। चुप बैठने की जरूरत नहीं है। चुप नहीं बैठेंगे तो आप निश्चित जान लीजिए कि आपको सफलता मिलेगी। मैं समझता हूं कि जिसकी शुरुआत हम लोगों ने, जो हमारी कमेटी है पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस, जिसके तो उसमें जो चर्चा किए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लोग भी रहे, हाई कोर्ट के लोग भी रहे, और सभी लोगों ने इस बात को माना कि नहीं बिल्कुल ये सही है। भाई सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने इस बात को कहा कि नहीं साहब, धीरे धीरे वहां भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सेक्रेटरी जनरल तो आप जानते ही हैं कि जुडिशरी का अंग है, वो भी इस बात को स्वीकार करता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए। सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि समय में देख लिया 11:58 हो रहा है, साल इन लोगों ने कहा 12 बजे तक क्या ही है। तो मैं आपके इस प्रयास को, सार्थक प्रयास को साधुवाद देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि हमें, मेरे लिए आप लोगों का जो भी आदेश होगा, जहां भी इस विषय को प्रस्तुत करने का, जब भी कोई इस प्रकार का आप लोग वो करेंगे तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। और स्वाभाविक है सफलता मिलनी ही है, जितनी जल्द मिलेगी उतना ही अच्छा होगा। थोड़ा सा ये होगा कि जैसे एक दिन मैंने देवनागरी की बात आई, बस एक मैं करके कर रहा हूं, मैंने एक विषय रखा, माननीय सभापति जी, अगर देवनागरी लिपि के में अन्य भाषाओं को कर दिया जाए तो मुझे लगता है सबको समझ में आ जाएगी। उर्दू तक का मैंने नाम लिया, उर्दू को भी अगर देवनागरी में कर दिया जाए तो लोगों को समझ में आ जाएगी। आधी से ऊपर भाषाएं समझ, आज देवनागरी में बंगला है, देवनागरी में मराठी है और अधिक गुजराती है, अधिकांश उसमें शब्द आप लोगों को समझ में आते हैं। तो वाइको जो तमिलनाडु से सांसद है राज्यसभा में, उन्होंने इसका बहुत जबरदस्त ढंग से विरोध किया। फिर मैंने उनसे पूछा, वाइको आप वोट के लिए तो अपने मेरा विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपकी भाषा सीखना चाहता हूं और वह केवल देवनागरी से संभव है तो क्यों नहीं सीखने देना चाहते हो? कहना नहीं, मैं आपकी बात को जानता हूं, मैं इसको ये नहीं कहूंगा। फिर हिंदी में बोला, नहीं मैं आपकी बात को जानता हूं, मैं इसको नहीं स्वीकार करूंगा। मुझसे हिंदी में बोल रहे हो, सदन में अंग्रेजी में बोल रहे हो, हम जब कुछ कह रहे हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं, केवल इतना है वोट। इस नाते इस पर प्रहार करने की जरूरत है, इसको चोट करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं अपनी बातों को यहीं पूरी करते हुए
फिर भी भविष्य में और कभी इस प्रकार का अवसर आया तो आप लोगों के साथ जुटूंगा और जुट करके इस अभियान को बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी। और आपने जिस बेबाकी से और ईमानदारी से अपनी बातों को कहा, हमें आपसे यही उम्मीद थी, अपेक्षा थी। हम वास्तव में हमें हमें उत्साहवर्धन हमारा हुआ है और आपने निरंतरता की बात की है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारतीय भाषा अभियान राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में निरंतर अपना कार्य करती रहती है। विभिन्न जनपदों में उसकी इकाइयां हैं और सभी इकाइयां बहुत सक्रिय हैं, निरंतर कार्यक्रम होते रहते हैं। ये विगत 6 माह में कोरोना काल की वजह से थोड़ा समस्या आया, किंतु कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। अब इसमें हम इसके लिए धन्यवाद दूंगा अनूप जी आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बातों से एक छोटी सी बात को मैं जोड़ना चाहता हूं। और आपने जिस प्रकार से हमारे भविष्य में सकारात्मकता की बात की है कि निश्चित रूप से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हिंदी के रूप में राष्ट्रीयता को लेते हुए, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात हिंदी भाषा में कहा है, उसी से एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि हमारे इस विश्व के जो बहुत बड़े बड़े उन्नत राष्ट्र हैं, जैसे अमेरिका, रूस, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इजराइल, ये अपनी मातृभाषा में कार्य करते हैं। लेकिन एक व्यवहारिकता को हमें महसूस करना होगा, अनुभव करना होगा कि ये राष्ट्र जो है बड़े छोटे राष्ट्र हैं। ये इनकी जनसंख्या बड़ी छोटी है। और आप ही की बात से मैं जोड़ रहा हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, कि हम बहुत बड़े राष्ट्र होने के बाद भी, विविधता होने के बाद भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उस कदम में हमारा सकारात्मक प्रयास आगे बढ़ रहा है, वो दिख भी रहा है। अब आगे आदरणीय राघवेंद्र शुक्ल जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। इसमें अंबिकेश धर दुबे जी, रविंद्र भूषण धर दुबे जी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब कार्यक्रम के अंत में हमारे बीच में माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उच्चतम न्यायालय के। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपको इस पटल पर आमंत्रित करता हूं, आदरणीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी। आदरणीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी। दिख तो रहे हैं, चेहरा तो दिख रहा है। आदरणीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी। हेलो। जी 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 जी, आ रही है? जी आ रही है। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। माँ मातृभूमि, मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान शिव प्रताप शुक्ल जी, सांसद राज्यसभा। आप तो हमारे अभिभावक ही हैं भारतीय भाषा अभियान के। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अजय शुक्ला जी, अंग्रेजी विभाग गोरखपुर। आप अंग्रेजी के व्याख्याता होकर के इतना सुंदर आपने और अपना विचार हिंदी में रखा। यहाँ दिल्ली में संघ के एक विभाग प्रचारक हैं, व्याख्याता है वो अंग्रेजी के, लेकिन शाखा पर या बाकी जगह जब वो विचार देते हैं अपना, तो बिल्कुल इतने सुंदर हिंदी में, इतना सुंदर हिंदी में कि क्या कहा जाए। और अपने जो माननीय देवेश कुमार जी हैं, जो विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग उत्तराखंड में है, इन्होंने तो गागर में शाकर भर दिया। कम समय में भी अपना किस तरह से विचार रखा कि वास्तव में आज के समय में यह विचार बहुत ही महत्व रखता है। आज तरंग माध्यम से वेबिनार के द्वारा पूरे विश्व में कार्यक्रम चल रहा है। देखा जाए तो कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। आज सर्वोच्च न्यायालय हो या जिला न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो और कोई भी ट्रिब्यूनल्स हो, उन सारे जगह पर अब वेबिनार के द्वारा और ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है। भारतीय
भाषा अभियान ने भी यह प्रक्रिया अपनाई कि अपने सारे कार्यक्रमों को किस रूप से और आगे बढ़ाया जाए। इसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम रखा गया है। प्रतिवर्ष हिंदी पखवाड़ा हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर से और 28 सितंबर तक यह कार्यक्रम हम लोग रखते हैं। पूरे पखवाड़ा और पूरे देश में इस विषय का और जन जागृति अभियान हम लोग करते हैं। साल में 2 बड़ा कार्यक्रम हम लोग करते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो कि फरवरी महीने में पड़ता है और दूसरा सितंबर महीने में हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। सौभाग्य से 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का समापन समारोह हम लोग इस साल कहीं लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या आ गई है। आ गई है। दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि हम आदरणीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी की वाणी नहीं सुन पा रहे हैं। जी, किसी कारण जी, से जी, और जी चला गया था, डिस्कनेक्ट हो गए थे, फिर जुड़ गए हैं। सुन रहे हैं सब लोग? जी आवाज? जी 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 बिल्कुल आवाज आ रही है जी। तो मैं ये कह रहा था कि 21 फरवरी को और गोरखपुर में हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का समापन समारोह किया था और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अभिभावक माननीय शिव प्रसाद शुक्ल जी के साथ मैं वहां के कार्यक्रम में शामिल हूं। भारतीय भाषा का अभियान का जो आवाज है, यह आवाज को संसद में आप ही दिलाने वाले हैं। इस निमित्त भारतीय भाषा अभियान आपके तरफ विशेष इशारा करते हुए और हमारी आवाज संसद में बुलंद करे, यह आग्रह करती है। आपने 8वीं सूची में जो भाषा का वर्णन है उसका जिक्र किया। संसद में चर्चा भी चलती है। भारत का संविधान यह तो बहुत अच्छा किया कि पहले 14 भाषाओं का जिक्र था 8वीं सूची में, अनुसूची में, और उसके बाद कुल 22 भाषाओं का और 22 भाषाओं को जोड़ा। परंतु बंधुओं, इसमें अंग्रेजी नहीं है। 22 भाषाओं में अंग्रेजी का जिक्र नहीं है। संविधान निर्माता ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा किया, परंतु हम अधिवक्ताओं के मन में यह विचार आता होगा, अपने माननीय संसद महोदय को भी आश्चर्य लगता होगा कि जब 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी का नामो निशान नहीं है, तो आखिर क्यों अंग्रेजी में सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और जिला न्यायालय में अंग्रेजी में कार्य होता है। यह फिरंगी भाषा कब तक चलेगी? उस समय तत्कालीन जो संविधान निर्माता थे, कहीं अच्छा किए तो कहीं थोड़ी बहुत गलतियां भी हुई। क्या हुआ कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भारतीय भाषाओं के लिए स्थान दिया गया है। 343 में
यह कहा गया है कि भारत संघ की भाषा है वह हिंदी होगी। पूरे भारतवर्ष की भाषा जो है हिंदी होगी। भारत राष्ट्र की भाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, यह भी कहा गया है। परंतु यह कहा गया कि चूंकि सारी व्यवस्था अंग्रेजी में है, इसलिए आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी में ही सारा कार्य होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 1950 में संविधान बना तो कायदे से 15 वर्ष यानी 1965 में स्वतः यह समाप्त हो जानी चाहिए। परंतु 1963 में ही राजभाषा लाया गया, राजभाषा विभाग बना। इसलिए सर निवेदन है थोड़ा संक्षिप्त कर दें। के लिए, संवर्धन के लिए, माफ करेंगे 2-4 मिनट में समय लूंगा, वैसे समय हो चुका है, 2-4 मिनट समय लूंगा मैं, क्योंकि बृहत विषय है और इस विषय को भारतीय भाषा अभियान के द्वारा रखना आवश्यक है। जी 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 जी। तो 1963 में ही हिंदी के संवर्धन के लिए, विकास के लिए, और यह जोड़ा गया राजभाषा अधिनियम। लेकिन वहां यह कह दिया गया, चूंकि सारी व्यवस्था अभी अंग्रेजी में ही है, आगामी सूचना तक यही व्यवस्था बनी रहेगी। भारतीय भाषाओं का गला उसी दिन घोट दिया गया। जैसे संविधान का स्विच, ये अपना जो मोबाइल है उसका स्विच ऑफ करते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने उस समय सारे लोगों ने और गला दबा दिया भारतीय भाषा। हम सबों को पता है कि हिंदी की कल्पना हिंदुस्तान में हिंदी के बिना नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हिंदी के कल्पना के बिना हिंदुस्तान का कल्पना करना अधूरा है। हिंदी है तभी हिंदुस्तान है। इसलिए बंधुओं, हिंदी को हमें पूरा आगे बढ़ाना है और इसीलिए 2015 में यानी 73 वर्षों बाद हमने भारतीय भाषा अभियान का गठन किया। क्यों? कि जैसा हमने कहा कि 343 से 351 जो अनुच्छेद है संविधान में, वो भारतीय भाषाओं के लिए है। अब समय कम है, इसलिए सीधा हम चले आते हैं 348 पर। 348 में यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। ठीक है, अंग्रेजी होगी, मान लिया। लेकिन 348(2) में यह कहा गया कि अगर उस राज्य के राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति से सहमति लेकर, अनुशंसा लेकर उस राज्य में वहां की भाषा लागू कर सकते हैं। इसी व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में और हिंदी लागू हुआ। परंतु दुर्भाग्य देखिए, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ,
वहां अंग्रेजी आ गई। बिहार से झारखंड अलग हुआ, वहां अंग्रेजी आ गई। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, वहां भी हिंदी अंग्रेजी आ गई। यानी सामान्य रूप से बंटवारा का मतलब जो है वही बटेगा, लेकिन यहां भेदभाव कर दिया गया। इसी भेदभाव को हटाने के लिए भारतीय भाषा अभियान सामने आई है। और मात्र 5 वर्षों के प्रयास में अपने महामहिम राष्ट्रपति मैसूर उच्च न्यायालय गए थे सिल्वर जुबली पर अपना अभिवादन करने थे। तो उन्होंने कहा कि जनता जिस भाषा को समझती है न्याय उसी भाषा में मिलना चाहिए। अब क्या था, सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि भाई राष्ट्रपति ने कह दिया है, महामहिम राष्ट्रपति ने बोला है, तो तुरंत उन्होंने आनंद फानंद में कहा सर्वोच्च न्यायालय ने कि मैं फैसले की कॉपी जी 9 भाषाओं में दूंगा। यह भारतीय भाषा अभियान का जो अपने कर्मठ कार्यकर्ता है, जो भारतीय भाषा अभियान के सिपाही है, उनके आधार पर पूरे देश में एक लहर जग रही है। और इसी लहर का प्रभाव हुआ कि अभी हाल में हरियाणा में भी हिंदी लागू हो गया। वहां के न्यायालय में वहां की सरकार ने कह दिया 348(2) के अंतर्गत सारी व्यवस्था देकर कि यहां जो है हिंदी रहेगा। और अपने माननीय श्री प्रताप जी ने कहा कि अपने नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ में जाकर के हिंदी में भाषण दिया है। तो भारतीय भाषा अभियान के लिए भी इन्होंने एक स्थान दे दिया। जम्मू कश्मीर में जब उस राज्य का गठन हुआ, केंद्र शासित राज्य बना, तो वहां की भाषा उन्होंने हिंदी कर दिया। कितनी अच्छी बात है। फिर क्या था, 2018 में हमने दिल्ली में कार्यक्रम किया जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरल संघ चालक आए थे। तो उन्होंने भी अपनी बात कही कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए। यह जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, यह कार्य की जो छवि है, जो उद्देश्य है, जो सिद्धांत है, सभी स्थानों पर फैल चुका है। अब अपने सांसद महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि संसद में हमारी बात को बुलंद करें। भारत के न्यायालय में भारतीय भाषाओं में कार्य हो। आज के दिन मैं अपने सभी अतिथि को और अपने अधिवक्ता बंधुओं को कहना चाह रहा हूं कि हिंदी दिवस तो जरूर मना रहे हैं, परंतु केवल हिंदी में ही हम आग्रह नहीं कर रहे हैं। हमारी जितनी भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हैं, यानी वहां के उच्च न्यायालय में वहां की क्षेत्रीय भाषा और भारत संघ की भाषा वहां लागू हो, उच्च न्यायालय में लागू हो और सर्वोच्च न्यायालय में भारत संघ की भाषा लागू हो। माननीय और सांसद महोदय हम लोग के साथ हैं। 540 सांसदों को जब ट्रांसलेटर दिया जा सकता है, ट्रांसलेट मशीन दिया जा सकता है, तो 25-26 जो अपने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं और जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं दक्षिण के प्रांतों में, तो ऐसे लोगों को भी वो ट्रांसलेट
दिया जा सकता है, व्यवस्था करने की बात है। अभी अभी और नाम लिया जा रहा था इजराइल का। इजराइल के शासनाध्यक्ष ने कहा कि भाई कितने दिनों में आप लोग हिब्रू लिपि में काम करना प्रारंभ कर देंगे। तो इजराइल के शासनाध्यक्ष के कहने पर लोगों ने कहा 2 साल, किसी ने कहा 1 साल, किसी ने कहा 6 महीने। तो वहां के शासनाध्यक्ष ने कहा कि मात्र 2 महीने समय दिया जाता है, सारी व्यवस्था बननी चाहिए। देखिए अभी अपने एक वक्ता ने कहा कि 19 नोबेल पुरस्कार मिला है वहां की भाषा में। तो अभी हमारी बहन ने एक गीत गाई, या उथल पुथल उताल लहर हमको न डिगाने पाएगा, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। वास्तव में आएगी। हम सारे लोग बिल्कुल प्रण प्रण से लग जाएं। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है, उठो जागो और जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक कार्य में लगो। और इसी भावना से हम जब कार्य करते जाएंगे हमें निश्चित सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम सब लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार। सबका बहुत बहुत आभार।